आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मौलाना सागर को लेकर अपोजिशन जमातें हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इनको अवामी मफाद से कोई मतलब नहीं। मौलाना सागर से निजाम सागर को भी फायदा होगा, रियासती वजीर का बयान। मरकजी हुकूमत तमाम शोबेजात को खानगियाने की कोशिश कर रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 सितंबर को मजदूर दिल्ली में ताकत का मुजाहरा करेंगे, ट्रेड यूनियन कायदीन का ऐलान। हुकूमत अपने वादे से मुनहरिफ हो चुकी है, नर्सिंग मुलाजिमीन को फांसी लेनी पड़ेगी। सेकंड ANM का धरना और अलामती फांसी लेने का मुजाहरा। गीता कार्मिकों के साथ इंसाफ किया जाए और उनका हक दिलाया जाए, गौर तबके का अरबाब मजाज से मुतालिबा। तमाम अफराद खानदान के साथ एहतजाज होगा और इंतहाई इक़दाम भी मुमकिन, गौर कायद की धमकी। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। और उन्हें राह से बहकाता रहूंगा और बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और उन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दें, और इनसे कहूंगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। सुनो, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना रफीक बनाएगा वो सरी नुकसान में डूबेगा। वो इनसे जबानी वादे करता रहेगा और सब्ज बाग दिखाता रहेगा, मगर याद रखो शैतान के जो वादे इनसे हैं वो सरासर फरेबकारियां हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जगह जहन्नुम है, जहां से उन्हें छुटकारा न मिलेगा। और जो ईमान लाए और भले काम करे, हम उन्हें इन जन्नतों में ले जाएंगे जिसके नीचे चश्मे जारी रहें, जहां ये अबदन आबाद रहेंगे। यह अल्लाह का वादा जो सरासर सच्चा है, और कौन है जो अपनी बात में अल्लाह से ज्यादा सच्चा हो। हकीकत हाल ना तो तुम्हारी आरज़ू के मुताबिक है और ना अहले किताब की उम्मीदों पर मौकूफ है। जो बुरा करेगा इसकी सजा पाएगा, और किसी को ना पाएगा जो इसकी हिमायत और मदद अल्लाह के पास कर सके। जो ईमान वाला मर्द हो या औरत और वो नेक अमाल करे, यकीनन ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे, और खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी इनका हक न मारा जाएगा। सूरत उन्निसा आयत 119 ता 124। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, मगर 3 किस्म के अमाल ऐसे हैं कि उनका सवाब मरने के बाद भी बराबर मिलता रहता है। एक ये कि वो सदका जारिया कर जाए, या फिर ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फायदा उठाएं। तीसरे, नेक लड़का जो इसके लिए दुआ करता रहे। हदीस मुबारका मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। मौलाना सागर की अहमियत को उजागर करने निजाम सागर में किसानों का इजलास मुनक्किद किया गया। निजाम सागर अयाकट की अराजियां बंजर हो चुकी है और निजाम सागर खुश्क है, लिहाजा मौलाना सागर से यहां पानी लाया जाएगा, रियासती वजीर का बयान। मौलाना सागर प्रोजेक्ट शुरू दिन से ही मुखालिफतों का शिकार बना हुआ है। क़ब्ल अज़ीं कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट के लिए किसानों से हासिल की गई ज़रई अराजियों का मुआवजा जियो 123 के तहत देने की मुखालिफत की थी और मुतालिबा किया था कि मुआवजा मरकजी हुकूमत के 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत अदा किया जाए। बादिज़ा रियासती सदर कांग्रेस ने बयान दिया था कि मौलाना सागर गैर अहम प्रोजेक्ट साबित होगा और इससे ज़रई अराजियों को कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं होगा। और फिर तमामी सियासी जमातों ने इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत शुरू कर दी और हुकूमत को घेरने लगे। इसी असना में अदालत ने भी हुकूमत के जियो 123 को मुस्तरिद करते हुए 2013 एक्ट के तहत मुआवजा देने का हुक्म दिया, जिस पर हुकूमत ने आला अदालत में अपील का फैसला कर लिया। लेकिन अदालती अहकामात के बाद अपोजिशन ने अपनी मुखालिफत में शिद्दत पैदा कर दी और फिर हुकूमत अपने मकसद व मदा को वाज़े करने के लिए जिम्मेदारी रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के शानों पर डाली। रियासती वजीर ज़राअत ने इस मसले को लेकर अपोजिशन को करारा जवाब दिया और फिर तय किया कि 9 अगस्त को निजाम सागर में किसानों का एक इजलास मुनक्किद करेगा।
करेंगे और मौलाना सागर की अहमियत को उजागर करेंगे। और फिर आज यानी 9 अगस्त को निजाम सागर में एक जबरदस्त इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें हजारों की तादाद में किसानों ने शिरकत की। इस इजलास को खिताब करते हुए रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातें महज हुकूमत को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि इन जमातों को अवामी मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने बताया कि गोदावरी का पानी हजारों टीएमसी समंदर की नजर हो जाता है। इस पानी को समंदर के हवाले करने के बजाय रियासती हुकूमत ने एक अहम मंसूबा तैयार किया है। इस पानी को कालेश्वरम से मौलाना सागर ले जाया जाएगा और वहां से ये पानी निजाम सागर को पहुंचेगा, क्योंकि निजाम सागर में पानी की आमद का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि निजाम सागर मांजरा नदी पर तामीर किया गया था। मगर निजाम सागर के ऊपरी हिस्से में महाराष्ट्र और कर्नाटका हुकूमतों ने करीब 44 डैम तैयार कर लिए हैं। इसलिए मौसम बरसात में बेहतरीन बारिश के बावजूद भी निजाम सागर को एक खतरा भी पानी हासिल नहीं हुआ। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। निजाम सागर अयाकट में जुमला 2.5 लाख से जायद ज़राई अराज़ी मौजूद है, जिसकी सैराबी निजाम सागर के जरिए होती है। निजाम सागर में पानी न होने की वजह से ये ज़राई अराज़ी बंजर बन चुकी है, जबकि दूसरी तरफ पोचंपा डैम पानी से लबरेज हो चुका है। लिहाजा हुकूमत ने गोदावरी के इस पानी के बहाव से फायदा उठाने का मंसूबा बनाया और कालेश्वरम और मौलाना सागर के जरिए निजाम सागर को पानी की फराहमी अमल में आएगी। और अपोजिशन इस मौलाना सागर की अहमियत को समझ कर भी मुखालिफत करते हुए हुकूमत को बदनाम कर रही है और अवाम को नुकसान पहुंचा रही है। इस इजलास में अराकीन असेंबली शकील आमिर, हनुमंत शिंदे और जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू भी शरीक थे। 1181 టీఎంసీలు సముద్రంలోకి పోయినాయి। మనదంతా 17 సముద్రంలో పోయినంత నీళ్లు 1200 అంటే దగ్గర నిజాం సాగర్ లాంటి 70 ప్రాజెక్టులు నిండే అంత నీళ్లు సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయినాయి। కాలువ దవ్వుకుంటే 24 కిలోమీటర్ కాలువ। रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने ज़राई अखराज के लिए आसानी से पानी की इजराई अमल में लाई और कहा कि हुकूमत ज़राई शोबे को लेकर संजीदा है और पानी का भारी ज़ख़ीरा करने का मंसूबा रखती है। रुकन असम्बली निजामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन ने आज उनके हल्के में वाक़े मासानी तालाब न्यालकल से ज़राई अखराज के लिए पानी की इजराई अमल में लाई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राई शोबे को लेकर फिक्रमंद है और मुमकिन तौर पर पानी के वसाइल को ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि हालिया बारिश हौसला अफजा है और इस पानी को बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा करने का काम भी जारी है। मिशन काकतिया के तहत तालाबों की खुदाई की गई, उसकी गहराई में इजाफा हुआ और अब इन तालाबों में वाफर पानी ज़ख़ीरा होगा, जो कि ज़राई शोबे के लिए इंतहाई कारआमद साबित होगा। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారి శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు దాదాపుగా ఇప్పుడున్నటువంటి సామర్థ్యము 90 టీఎంసీలకు దాదాపు 50 టీఎంసీల నీళ్లు రావడం జరిగింది। ఇంకా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు టోటల్గా నిండి కనీసం 2 పంటలకు నీళ్ళు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రైతాంగం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఈ సంవత్సరం వర్షాలు పడి రైతులు బాగా పంటలు పండించాలని, సమృద్ధిగా వర్షాలు కురుస్తాయనే ఆశాభావం ప్రతి ఒక్కరిలో వచ్చింది కాబట్టి बादीजा उन्होंने डिचपल्ली बाजार का भी दौरा किया और कहा कि तरक्की के लिए चंद कदम पीछे हटना बेहतर बात है। उन्होंने कहा कि डिचपल्ली तेज रफ्तार तरक्की कर रहा है और ये बाजार रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल है और जल्द ही यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों के रोकने का भी सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद तिजारत में इजाफा होगा और सड़कें तंग साबित होगी। लिहाजा अवाम सड़कों की तोसी में ताउन करे। इस मौके पर इनके हमरा MLC VG गौड़, MPP इंदिरा और TRS यूथ लीडर बाजी रेड्डी जगन भी मौजूद थे। ఇది చాలా మార్కెట్ సెంట్రల్, ఇది దానికంటే ఎక్కువ రైల్వే స్టేషన్ ఉంది। ఈ రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పాండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి దాదాపు 3-4 మండలాల నుంచి ప్రజలు మార్కెటింగ్ కానీ తర్వాత రైల్వే స్టేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది। రైల్వే స్టేషన్ కాకుండా శివంతపేటలో ఉంది, యూనివర్సిటీ ఉంది, నిజామాబాద్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్యూచర్లో एक्सप्रेस रेल కూడా ఆగే అవకాశం ఉంది।
मरकजी हुकूमत का खानगियाने का फैसला बदबख्ताना है। किसी भी शोबे को खानगियाने की कोशिशों पर ट्रेड यूनियनों ने इंतबा दिया और कहा कि मरकजी हुकूमत को ये मंसूबा महंगा पड़ेगा और मजदूर 2 सितंबर को दिल्ली में अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। जिले से ताल्लुक रखने वाले ट्रेड यूनियन कायदीन ने जिला कलेक्ट्रेट के करीब एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में CITU, INTUC, AIFTU, TRSUC के दीगर जमातों के कायदीन व कारकुनों ने हिस्सा लिया और मरकजी हुकूमत की मजहूल पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। INTUC जिले सदर वेंकटेश्वरलू उर्फ वेंकन्ना ने बताया कि मरकजी हुकूमत अवाम और मजदूर दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा है और सिर्फ सरमायादार खानदानों को फायदा पहुंचाने कोशां है। मरकजी हुकूमत कई अहम सरकारी व नीम सरकारी शोबे को खानगियाने का फैसला कर चुकी है और ज़राए अबलाग इस ताल्लुक से क़यासराइयां कर रहा है, जिसको लेकर ट्रेड यूनियन में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस एहतजाजी धरने में बैंक ओहदेदार यूनियन का भी ताउन शामिल है, क्योंकि मरकजी हुकूमत मुल्क के 5 अहम बैंकों को SBI के साथ कम करते हुए एम्प्लॉइज की तादाद को घटाने की कोशिश कर रही है। इस फैसले का मुल्क के तूल व अर्ज में बैंक मुलाजिमीन मुखालिफत कर रहे हैं। इसी तरह बीड़ी वर्कर्स भी इस एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने बीड़ी के कट्टे पर खतरे के निशान को 75% करने का हुक्म दिया, जिससे बीड़ी की सनत मुतासिर हुई और कई कारखानों ने अपने कारोबार के मुतासिर होने का बहाना करते हुए हजारों बीड़ी वर्कर्स को बेरोजगार कर दिया। इसी तरह और दीगर शोबेजात भी मुतासिर हो रहे हैं और मरकजी हुकूमत सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए कई सनतों और इदारों को खानगी अफराद के हवाले करने का अज़्म रखती है, जिसमें अफवाह यह भी है कि रेलवे भी शामिल है। इन इत्तलात और क़यास आराइयों ने ट्रेड यूनियन को चौकन्ना कर दिया और वो एहतजाज पर उतर आए हैं। आज ट्रेड यूनियन के कायदीन ने मरकजी हुकूमत को 2 टोक इंतबा दिया कि हुकूमत की ऐसी किसी भी कोशिश का मजदूर मुंह तोड़ जवाब देंगे और हुकूमती मंसूबों को कामयाब होने नहीं देंगे। INTUC सदर वेंकलू ने मुतालबा किया कि मजदूरों को सरकारी मुलाजिमत का मौकूफ दिया जाए और उनको 18,000 रुपये अक़ल तरीन तनख्वाह फराहम की जाए। इसके अलावा एहतजाजी ट्रेड यूनियन कायदीन ने यह भी मुतालबा किया कि मजदूरों को PF बीमा रजिस्ट्रेशन फराहम किया जाए। इन कायदीन ने बताया कि अगर मरकजी हुकूमत 2 सितंबर के अंदर अपने मंसूबों को तर्क करने का ऐलान नहीं करेगी तो फिर 2 सितंबर को दिल्ली में एक जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें 25 करोड़ मजदूरों और मुलाजिमीन को जमा करने की कोशिश की जाएगी और ये मुल्क का सबसे बड़ा एहतजाज होगा, जिसमें मुल्क के गोशे गोशे से बेशुमार मजदूर शिरकत करेंगे। కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ అందరికీ పర్మనెంట్ చేయాలని, మినిమం వేజెస్ 18,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని INTUC తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు దేశంలో ధరలు అధికమైన ధరలు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నిటికీ మద్దతుగా 2వ తారీఖు నాడు సెప్టెంబర్ 2 నాడు భారతదేశ వ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాలన్నీ బంద్ ప్రకటిస్తాయి. సెప్టెంబర్ 2 దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయడంలో భాగంగా ఈరోజు కేంద్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా అన్ని కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు సత్యాగ్రహానికి కూర్చోవడం జరిగింది. మరి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాల్ని ఇప్పటికైనా ఉపసంహరించుకోవాల్సిందిగా కార్మిక సంఘాల పక్షాన AITUCగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రధానంగా ఈ ప్రభుత్వం ఆనాడు చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ప్రైవేటు పెట్టుబడుల్ని ఉపసంహరించుకోవాలని, కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని, అదే రకంగా సమాన పనికి సమానమైనటువంటి వేతనాన్ని చెల్లించాలని, పెంచినటువంటి నిత్యావసర వస్తువుల ధరల్ని తగ్గించాలని। नर्सिंग मुलाजिमीन का एहतजाज अब 23 दिन मुकम्मिल कर चुका है। हुकूमत की तरफ से अदम तवज्जही पर ये मुलाजिमीन बरहम है। उन्होंने फांसी लेने का अलामती मुजाहरा किया और कहा कि अब हमारे पास यही एक वाहिद रास्ता है। सेकंड ANM यानी महकमे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले नर्सिंग मुलाजिमीन मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत का मुतालबा करते हुए दूसरे मरहले में अपने एहतजाज के 23 दिन मुकम्मिल कर चुके हैं। उन्होंने आज फिर से अनोखा एहतजाज किया। आज का ये एहतजाज अनोखा ही नहीं बल्कि हुकूमत को इंतबा दे रहा था कि अगर इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो फिर ये मुलाजिमीन क्या कर सकते हैं। इन नर्सिंग मुलाजिमीन ने आज अलामती फांसी लेने का मुजाहरा किया और बताया कि दूसरे मरहले में 23 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत या महकमे जाती सतह पर इनके मुतालबात को सुनने
या इसकी यकसुई करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। रियासती हुकूमत दीगर स्कीमात के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन सेहत जैसे अवामी शोबे को नजरअंदाज कर रही है। आज ये ANM हड़ताल की वजह से कई लोग तिब्बी इमदाद से महरूम हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इसका एहसास तक नहीं है। इन नर्सिंग मुलाजिमीन ने बताया कि महंगाई के इस दौर में इनको मिलने वाली तनख्वाहें बराए नाम हैं और इनको जिंदगी गुजारना मुश्किल है, और ये लोग तिब्बी शोबे में कई सालों से कंट्रैक्ट की असास पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मुस्तकिल मुलाजिमत करने वाली नर्सों से जायद काम करते हैं, लेकिन इनको बराए नाम तनख्वाह दी जाती है। इन मुलाजिमीन ने कहा कि अब इनके पास सिवाय फांसी लेने के कोई चारा नहीं रहा और उन्होंने इसका अलामती मुजाहरा भी किया। మరి కేసీఆర్ గారు అన్ని పండగలకు అడగకుండానే కోట్లు వరాలు కుమ్మరిస్తున్నారు। మరి మా ఆరోగ్యాల ప్రజలలో ఆరోగ్యాల పట్ల ఇంత నిర్లక్ష్యం ఎందుకు వ్యవహరిస్తున్నారు? మరి ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లాలో చూసినట్టయితే గ్రామాలలో అతిసార వ్యాధులని ఆ వ్యాధులని రోజు ఒక రకంగా పేపర్లో వస్తున్నా కానీ మరి ఆరోగ్యం పట్ల ఇంత నిరాశ ఎందుకు కలుగజేస్తున్నారు? ఆరోగ్య శాఖ మంత్రికే మేము వదిలేస్తున్నాము। మా యొక్క ముఖ్యమైన డిమాండ్స్ ఏంటంటే మాకు కనీసం TRC ప్రకారం జీతాలు చెల్లించాలి। గత ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా స్పందించి జీతాలు చెల్లించారో ఈ ప్రభుత్వం కూడా పదవి ప్రకారం మాకు వేతనాలు చెల్లించాలని మా కనీస డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని మేము కోరుతున్నాం। डिपो 1 के गीता कार्मिक ज़हनी तनाव का शिकार है। अगर कोई इंतहाई इक़दाम करते हुए खुदकुशी करेगा तो इसकी जिम्मेदारी गुत्तेदारों पर आयद होगी। गौर तबके का संगीन इंतबा तशवीशनाक है। गीता कार्मिकों की जानिब से गुज़िश्ता 9 दिन से जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। वासुदेव गौड़ ने बताया कि वो गौर तबके से ताल्लुक रखते हैं और डिपो 1 से मुंसलिक है और वो इस डिपो को सेंधी सरबराह करने वाले खानदानों में से है। उन्होंने बताया कि गौर तबके के 141 अफराद के पैसे जो गुडविल मजदूरी और दीगर मामला से मुतालिक गुज़िश्ता 6 माह से वाजिबुल अदा है, लेकिन डिपो 1 के कॉन्ट्रैक्टर बेईमानी करते हुए रकम की अदायगी में टाल मटोल का मुजाहरा कर रहे हैं। इस तनाज़े पर बाज़ अफराद ने मज़ाहिमत भी करवाई थी और फिर भारी रकम की जगह मामूली रकम तय की गई, लेकिन उसको अदा करने में भी ये गुत्तेदार टाल मटोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से 141 खानदानों से ताल्लुक रखने वाले करीब 2000 अफराद मुतासिर हुए हैं। इन कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर जल्द ही गुत्तेदार इनके मसले की यकसुई नहीं करेंगे और जिले हुकाम और महकूमे आबकारी इस मामले की यकसुई करवाने में दिलचस्पी नहीं लेगा तो फिर गौर तबके के अफराद खानदान बशमूल ज़ईफ मर्द व खवातीन और बच्चे एहतजाज में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि कई लोग ज़हनी उलझन का शिकार है और कोई तंग। अगर कोई खुदकुशी करेगा तो इसकी जिम्मेदारी इन 4 गुत्तेदारों पर ही आयद होगी। వనంలో పనిచేసిన వారి వ్యక్తులకు ఎక్కువ కూడా వేతనాలు లేవు। 1800 మంది ఒక సభ్యులకు కూడా గౌరవ సభ్యులకు గుడ్విల్ లేదు। మొత్తం లాభాలు వచ్చినప్పుడు తిని బిల్డింగ్లు కట్టిరు కానీ ఒక్క రోజు కూడా ఇంతవరకు కూడా ఎవరు కూడా వచ్చేసి ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అవుతామని 6వ రోజు 7వ రోజు నడుస్తుంది, ఇక్కడ 9వ రోజు నడుస్తుంది, ఇప్పటికి 9 రోజుల దాకా కూడా జరిగినా కానీ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఇక్కడ వచ్చేసి కూడా ఒక సంఘం నుంచి కూడా వచ్చేసి కూడా మాకు ఎవరికి కూడా సంప్రదించింది లేవు। వాళ్ళ యొక్క డబ్బులు నింపుకున్నారు తప్ప ఎవరికి కూడా ఏ సభ్యుడికి కూడా ఇంతవరకు కూడా అన్ని న్యాయం చేసింది అనేది ఎక్కడ లేదు। కంపల్సరీ మాకు న్యాయం అయ్యేదాకా ఈ యొక్క పోరాటం కంపల్సరీ సాగిస్తాం। కంపల్సరీ ఎన్ని రోజులైనా పర్లేదు, కంపల్సరీ పల్లెల్లో పడ నడుపుకుంటున్నారు, అన్ని డిపోలు నడుపుకొని అన్ని పల్లెల్లో పడున్న సొసైటీలన్నీ నడుపుకొని। खलीजी मुल्क में खुदकुशी करने वाले चिन्ना साइलू का खानदान माशी मुश्किलात का शिकार बना हुआ है। इस तरह के और भी खानदान है जो कसमपुरसी का शिकार है। चिन्ना साइलू के अफराद खानदान की सहाफती इजलास में हुकूमत से इमदाद की अपील। खलीजी मुल्क में रोजगार के लिए जाकर मसाइल का शिकार होने और खुदकुशी कर लेने वाले नंदीपेट के चिन्ना साइलू के अफराद खानदान ने प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब किया और हुकूमती इमदाद की अपील की। उन्होंने बताया कि चंद साल कबल चिन्ना साइलू रोजगार के हासिल के लिए दुबई गया और वहां वो माशी मुश्किलात से दो चार हो गया और उसकी कंपनी ने भी उसके साथ धोखाधड़ी की और उसको कोई रकमी अदायगी नहीं की गई, जिससे चिन्ना साइलू दिल बर्दाश्ता हो गया और वहीं पर उसने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उसकी बीवी ने बताया कि मरने से कबल वो अपनी मुश्किलात का जिक्र करता था और शदीद मायूसी से दो चार था। आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। इस तरह दीगर अफराद भी खलीजी मुल्क में मसाइल का शिकार होकर अपनी जानें दे रहे हैं। ऐसे खानदानों की हुकूमत की जानिब से इमदाद की जाए। మన వాళ్ళు తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళు 10 లక్షల మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు। మొత్తం భారతదేశం నుంచి 70 లక్షల మంది గల్ఫ్ దేశాల్లో పనిచేస్తున్నారు। అది 10 లక్షల మంది నెలకు ఒక్కొక్కరు 10,000 రూపాయలు సంపాదించినా కానీ
నెలకు 1000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ పల్లెల్లో డబ్బు ప్రవహిస్తుంది, విదేశీ మార్గద్రవ్యం వస్తుంది. దాని ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్ డీజిల్ ఉంటుంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ట్యాక్సెస్ వస్తున్నాయి. కానీ వీరి సంక్షేమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సంవత్సరానికి తెలంగాణ వాళ్ళు గల్ఫ్ దేశాల్లో ఒక 200 మంది చనిపోతున్నారు. దానికి ఆధారం ఏంటంటే శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఎన్ఓసి ఇస్తారు, నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద డెడ్ బాడీ. మనం అక్కడ పరిశీలించినట్లయితే తెలంగాణకు సంబంధించినవి 200కు పైచిలకు ఎన్ఓసీలు ఇష్యూ అవుతాయి. सेहत बख्श फिजा हमवार करने हुकूमत की अहम कोशिश। हरितहारम प्रोग्राम तेज रफ्तारी से जारी है। लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हो और रियासत सरसब व शादाब बने। लेकिन दूसरी तरफ दरख्त तेजी से कट रहे हैं जो एक तशवीशनाक मसला बना हुआ है। शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही जंगल कम होते जा रहे हैं। जंगल का कम होना गजब ढा रहा है। शहरों में दरख्त कम होते हैं और जंगलों का सफाया हो रहा है। इन हालात में माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है और एक गैर मुतवाजिन फिजा हमवार हो चुकी है। जिंदगी तेज रफ्तार है। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, मकानों और होटलों से उड़ने वाला कसीब धुआं फिजा में मिल रहा है। इसी तरह गाड़ियों से उड़ने वाली धूल भी फिजाओं में शामिल हो रही है। इस तरह फिजाएं आलूदा हो चुकी हैं और ऐसी जहरीली फिजा तैयार हो रही है जो कि इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है, जो इंसान की जान न ले तो भी कम से कम अधमरा तो जरूर कर देती है। आज इंसान कई बीमारियों का शिकार हो रहा है तो सिर्फ इसलिए कि वो आलूदा फिजा में सांस ले रहा है और ताज़ा वो सेहतमंद फिजा उसको मयसर नहीं। इस संगीन सूरत हाल को महसूस करते हुए रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक अहम व बामकसद स्कीम का आगाज किया जिसको हरितहारम का नाम दिया गया है। इस स्कीम के तहत रियासत भर में लाखों पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। 8 था 22 जुलाई के दौरान इस प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने की मुहिम जारी है जिसमें पूरी हुकूमती मिशनरी और अवामी ताकत झोंकी जा चुकी है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाते हुए रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाए। दरख्त माहौलियाती कसाफत व आलूदगी को दूर करते हैं। वो फिजा से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये एक ऐसा कुदरती निजाम है जो फिजा को फिल्टर करता है, यानी दरख्त खराब फिजा को खत्म करते हुए साफ व शफाफ व सेहत बख्श फिजा हमवार करने में अहम रोल अंजाम देते हैं। इस लिहाज से हुकूमत का हरितहारम प्रोग्राम इंतहाई बामाना व बामकसद प्रोग्राम है जिसमें आवाम को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और साथ ही जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनका तहफ्फुज और निगहदाश्त करना भी आवाम की जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आवाम को ही फायदा हासिल रहेगा। एक तरफ ये एक खुशाइंद पहलू है कि हुकूमत पौधे लगाते हुए आलूदगी को खत्म करने की मुस्बित कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ लकड़ी और कोयले की तिजारत करने वाले जंगलों का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। सागवान, गैरी या कोई भी लकड़ी हो बेदर्दी से काटी जा रही है और धड़ल्ले से उसकी फरोख्त हो रही है, जबकि कोयले के व्यापारी बड़े बड़े दरख्तों को काटकर उन्हें जला देते हैं और उसके कोयले की तिजारत करते हैं, जो एक अहम मसला है। दरख्तों की कमी ने माहौलियाती अदम तवाजुन पैदा कर दिया। मौसमी तगय्युरात रौनुमा हो रहे हैं। बारिश की कमी ने पानी की शदीद किल्लत पैदा कर दी। हरितहारम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधे बड़े होने में करीब 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन इस दरमियान हजारों दरख्त लकड़ी और कोयले का कारोबार करने वालों की वजह से काटे जा चुके होंगे। फिर इसका हुकूमत के पास क्या इलाज है और हुकूमत इस ज़िम्मन में क्या कार्रवाई करेगी? ये एक अहम व हसास और संगीन मसला है जो मफाद आमा से जुड़ा हुआ है। इस सालों से मुस्बित इक़दाम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मौलाना सागर को लेकर अपोजिशन जमातें हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इनको अवामी मफाद से कोई मतलब नहीं। मौलाना सागर से निजाम सागर को भी फायदा होगा, रियासती वजीर का बयान। मरकजी हुकूमत तमाम शोबेजात को खानगियाने की कोशिश कर रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 सितंबर को मजदूर दहली में ताकत का मुजाहरा करेंगे, ट्रेड यूनियन कायदीन का ऐलान। हुकूमत अपने वादे से मुनहरिफ हो चुकी है, नर्सिंग मुलाजिमीन को फांसी लेनी पड़ेगी। सेकंड ANM का धरना और अलामती फांसी लेने का मुजाहरा।
गीता कार्मिकों के साथ इंसाफ किया जाए और उनका हक दिलाया जाए। गौरतलब है का अरबाब मजाज से मुतालिबा, तमाम अफराद खानदान के साथ एहतजाज होगा और इंतहाई इक़दाम भी मुमकिन। गौर कायद की धमकी। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।